स्वप्न सारे सत्य हो रहे अब तुम उनका स्वीकार करो। स्वप्न सारे सत्य हो रहे अब तुम उनका स्वीकार करो। निकल पड़ा है भारत मेरा अब तुम जय जयकार करो। अब तुम जय जयकार करो। इस विकसित भारत के सपने को सत्य कर रही विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय श्री जेपी नड्डा जी की गरिमामयी उपस्थिति हम सभी को प्राप्त हुई है। एक कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का ये प्रवास उनका सुशासन से भरपूर रहा। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से ये अनुरोध करता हूं कि वे इस समारोह को संबोधित करें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित हमारे वरिष्ठ सहयोगी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और जिनके साथ मैंने विद्यार्थी काल से कार्य में सार्वजनिक जीवन में कार्य किया और जो रामभाऊ मालवीय ट्रस्ट के चेयरमैन हैं सम्माननीय विनय सहस्रबुद्धे जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री, सह संगठन मंत्री और हमारे विभिन्न मोर्चों की और क्षेत्रों की चिंता करने वाले ऐसे हमारे सम्माननीय वी सतीश जी जो रामभाऊ मालवीय प्रबोध जी के ट्रस्टी भी हैं, और हमारे अभय बोथरा जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जयंत कुलकर्णी जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पॉलिसी रिसर्च पे काम करने वाले और पॉलिसी मेकिंग में रुचि रखने वाले और पॉलिसीज़ के साथ साथ गुड गवर्नेंस के बारे में जानने वाले और जानने के जिज्ञासु रहने वाले ऐसे हमारे सभी सज्जन वृंद, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। अभी हमारे विनय जी ने आप सबके सामने रखा कि गुड गवर्नेंस को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है और इस पर उन्होंने बल दिया। और देवेंद्र फडणवीस जी ने हम लोगों को इस बात को भी बताने का प्रयास किया कि गुड गवर्नेंस ये कोई हमारे लिए नया शब्द नहीं है, ये अंग्रेजी में आया तो ज़्यादा चर्चा में हम सब लोग लेकर के आ गए, पर हमारे यहाँ राम राज्य की कल्पना, छत्रपति शिवाजी के समय में गुड गवर्नेंस की चर्चा और गुड गवर्नेंस के क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं इसके बारे में उन्होंने शुरू में ही चर्चा की थी। मुझे भी कहा गया है इस उद्घाटन में कि मैं गुड गवर्नेंस पे कुछ चर्चा करूं। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आप इसको एक उत्सव के रूप में, एक सेलिब्रेशन के रूप में आप गुड गवर्नेंस को मना रहे हैं। इसके लिए मैं आयोजकों को इसके लिए बधाई देता हूं। कई बार ऐसा होता है कि जो मार्केट में भी, मार्केट शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन समाज में जो प्रचलित विषय होते हैं उस पर बहुत चर्चा होती है और जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं वो कई बार गौण हो जाते हैं। और मैं हमेशा उसको सार्वजनिक जीवन में कहता हूँ, अर्जेंट वर्क ऑलवेज ओवरटेक्स इम्पॉर्टेंट वर्क। तो क्या होता है कि हमारे को लगता है कि आजकल इस बात की चर्चा है, इस पर गोष्ठी कर लो, इस पर चर्चा कर लो, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय होता है वो बहुत गहरा होता है, गूढ़ होता है, इसलिए उस पर रुचि करने वाले लोगों की संख्या भी कम होती है और रुचि न रखने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुड गवर्नेंस के बारे में लोग शब्दावली के रूप में तो यूज़ करते हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस में जीते कितने लोग हैं? क्योंकि आपने जन आंदोलन की बात की, तो जीते कितने लोग हैं? तो मैं कई बार कहता हूं कि गुड गवर्नेंस इज नॉट अ स्लोगन, गुड गवर्नेंस इज नॉट अ मैजिक बैंड,
गुड गवर्नेंस इज अ स्पिरिट विच यू लिव। जब तक वो स्पिरिट नहीं होता, जब तक वो अपने अंदर से इस बात की अनुभूति नहीं होती कि हमारे जीवन के लिए गुड गवर्नेंस एसेंशियल है, तब तक हम गुड गवर्नेंस को स्लोगन के रूप में उपयोग करते हैं, दूसरे को समझाने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन अपने लिए कितना उपयोग करते हैं और अपने जीवन में उसको कितना उतारते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे 10 साल का प्रशासन का अनुभव रहा, प्रदेश में भी किया, देश में भी किया। सबसे पहली बात क्या आती है कि सब लोग कहते हैं आप बहुत अच्छा काम करो, अच्छा करो, सब कुछ करो, ये करो, और आप एकदम सब लोगों के लिए काम करो, लेकिन मेरा ये जरूर करो। अब ये जो मेरा है, दिस इज माय डिस्क्रिशन। अब जो डिस्क्रिशन है वो लॉ को तोड़ता है, वो पॉलिसी को ब्रेक करता है। अब आप समझिए कि मेरे लिए हर दिन अपने आप से झगड़ा करते हुए उसको समझाना, यू ऑल्सो फॉल इन द सेम कैटेगरी, यू आर नॉट आउट ऑफ इट। दिस लॉ, तो आप, मैं पता नहीं आपको समझा पाया कि नहीं समझा पाया, लेकिन क्योंकि मैंने अपने शब्दों में बताने की कोशिश की कि जिसको गुड गवर्नेंस चाहिए वो पहले समर्पित हो जाए कि यस, आई विल बी ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गुड गवर्नेंस। अदरवाइज गुड गवर्नेंस स्लोगन रह जाता है, और अन्यथा गुड गवर्नेंस हमको डिजिटल माध्यम से जबरदस्ती आपके साथ करना पड़ता है। जो इसलिए जब हम जन आंदोलन की बात करते हैं तो हमें इसमें स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट चाहिए होता है। अब मैं आपको बताता हूं, वैसे गुड गवर्नेंस के लिए बहुत सी बातें या बहुत से शब्दावली होती है, लेकिन गुड गवर्नेंस इज अ कमिटमेंट। जब तक वो कमिटमेंट नहीं आता तब तक गुड गवर्नेंस उतरता नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि वी नीड द पॉलिसी मेकर्स एंड द स्टेक होल्डर्स नीड टू बी कमिटेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। एक तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, और दूसरा कि इसको इम्बाइब करना चाहिए, हम अपने जीवन में उतार लें और इसमें अपने आप को सुखी समझे। छोटी सी बात होती है, अब मालूम है कि सब कुछ लाइन से मिलना है, लेकिन लाइन तोड़ने की प्रथा हमारी, आदत हमारी बनी हुई है। कोई रास्ता हो सकता है क्या? कोई रास्ता, तो क्या होता है अल्टीमेटली इट इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। तो हमको फिर उसके साथ उसको एजुकेट करना पड़ता है, और इसलिए मैं कहता हूं कि गुड गवर्नेंस की बात करें तो कमिटमेंट भी चाहिए और इम्बाइब करने की ताकत भी होनी चाहिए, इस बात को भी समझना चाहिए। अब मैं आपको बैड गवर्नेंस के गवर्नमेंट्स कैसे फंक्शन करती हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। लोगों ने लंबे समय तक सरकारें चलाई। कैसे चलाई? सबका वोट लिया, सबके लिए मैनिफेस्टो बनाए, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आने के बाद वह सरकारें किसी जाति प्रधान की सरकार बन गई, किसी वर्ग विशेष की सरकार बन गई, किसी वोट बैंक राजनीति की शिकार हो गई। तो दे टॉक्ड अबाउट ऑब्जेक्टिविटी बट दे रिड्यूस्ड देमसेल्व्स टू सब्जेक्टिविटी। वो सब्जेक्टिव हो गए, और इसलिए वो गुड गवर्नेंस की बात करते करते बैड गवर्नेंस में परिवर्तित हो गए। और आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जातियों की सरकार चली, वर्ग के दृष्टि से चली, समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाली सरकार बनी। इस तरीके से हमारे यहाँ सरकारें चलती रही, और इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रहा वोट बैंक पॉलिटिक्स का। उसका बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि हमको चंक में एक वोट मिलता है, तो इसलिए हमारी पॉलिसी टिल्टेड होती हैं, और वो पॉलिसी उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स की दृष्टि से देखती है, और वो देखती नहीं, और इसलिए वो बैड गवर्नेंस में बदल गई। और अब जिसको हम कहते हैं कि किसी वर्ग विशेष के लिए या वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, अल्टीमेटली वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स बन जाती है। तो इट लीड्स टू अपीजमेंट, इस बात को भी
हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसका बाय प्रोडक्ट क्या है? नेपोटिज्म, करप्शन, सब्जेक्टिविटी, नॉन गवर्नेंस, डिसीजन में सब्जेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें उसमें से निकल करके आती हैं, जिसको हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। और देखिए, हमारे यहाँ पुराने समय में कहा जाता था, पता नहीं आप लोगों ने कितना सुना, कि जब भंडारी ही भंडार पर हाथ मार दे तो भंडार का क्या होगा। और दूसरा हमारे यहाँ था कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत का क्या होगा। तो हमको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि वी आर द कस्टोडियंस, एंड वी आर द कस्टोडियंस ऑफ द फेथ ऑफ द लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल। और उस फेथ को इंटैक्ट रखना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। ये गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा एसेंशियल कंपोनेंट है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए मैं इसको अगर बांटना चाहूँ तो मैं बड़े यहाँ पर गौरव के साथ कह सकता हूँ, इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे नेता हैं, देश के नेता हैं, दुनिया के नेता हैं, इसलिए कि देयर इज ए change in the political culture of the country pre-2014 and post-2014, that we have to understand. There is a change in the political culture of the country. राजनीति की संस्कृति को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बदल डाला है और एजेंडा बदल डाला है। और अब देखिए, इसी को जाति जनगणना की बात कही, बीजेपी उसके साथ खड़ी है। हमने कभी नहीं कहा, हम कहते जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा? ज्ञान की बात की। अगर गरीब, जी फॉर गरीबी, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी शक्ति। अगर आप गरीब की चिंता करते हो, युवा की चिंता करते हो, अन्नदाता की चिंता करते हो, नारी शक्ति की चिंता करते हो, तो आप सारे समाज की चिंता करते हो। इस बात को हमको ध्यान रखना। So he took out the country from इसको जो आप फ्रैगमेंट कर रहे थे उससे निकाल करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस तरफ उन्होंने इस देश को पहुंचाने का प्रयास किया। इसको भी हमको समझना चाहिए। और इसीलिए जब हम इन बातों को कहते हैं, अभी पॉलिसीज की बात है, मैं आगे चल करके कुछ थोड़े से उदाहरण भी दूंगा आपको। इस देश में पता ही नहीं चला कि पॉलिसीज में, नीतियों में मूल चूल परिवर्तन किस प्रकार से हुआ और किस तरीके से शांति प्रिय तरीके से हो गया। उसका सबसे पहला कारण है पीपल्स पार्टिसिपेशन। पॉलिसी मेकिंग में पीपल्स का पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन, उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनको साथ लेकर, दे आर द स्टेक होल्डर्स। कोई भी आप नीतिगत परिवर्तन करते हो तो आपको नीतिगत परिवर्तन में लोगों को पॉलिसी बनाने में, आपको पॉलिसी में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। दूसरा, जो आप पार्टिसिपेशन कराते हो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। डिलीवरी भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सजेशंस भी ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और ओपन डिस्कशन होना चाहिए। और तीसरी, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और चौथी उसका कि उसमें डिलीवरी में कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट की ओर बढ़ने के लिए हमको डिलीवरी पर भी ध्यान देने की जरूरत है और जो लीकेज है उनको भी हमको रोकना चाहिए। इस पर हमको काम करना चाहिए। अब जब हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो प्रो पीपल पॉलिसी, प्रो किसी कास्ट के लिए नहीं, किसी वर्ग के लिए नहीं, प्रो पीपल, पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। और स्कीम्स को लास्ट माइल डिलीवरी तक, जो लास्ट मैन तक पहुंचे, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। और इसमें हम डिजिटल वर्ल्ड का, डिजिटाइजेशन का हम लाभ उठा सकते हैं, तो उसके लाभ को लेकर के हम अपनी बातों को आगे रख सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा लंबे उसमें नहीं ले जाऊंगा, लेकिन इस देश को पता ही नहीं चला कि 2017 में हेल्थ पॉलिसी बदल गई। क्यों नहीं पता चला? इसलिए कि स्टेक होल्डर्स के साथ इतनी डिटेल्ड डिस्कशन हुई, इतनी डिटेल्ड डिस्कशन हुई और यूनानिमस अडॉप्ट किया गया हेल्थ पॉलिसी को। कोई कह ही नहीं सकता था कि ये मोदी सरकार की हेल्थ पॉलिसी है। सबने ये कहा ये हमारी हेल्थ पॉलिसी है, ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ द गवर्नेंस।
देश की हेल्थ पॉलिसी बदल गई। क्यूरेटिव से हम प्रिवेंटिव में चले गए, प्रिवेंटिव से हम प्रोमोटिव में चले गए, प्रोमोटिव के साथ क्यूरेटिव भी जोड़ गया, उसके साथ जेरियाट्रिक भी जोड़ गया, पैलिएटिव भी जुड़ गया, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर आ गया। यही इसी देश में झगड़ा एलोपैथी आयुर्वेद का चलता रहा है, ये हमने सालों साल सुना है। और आज एक ही छत के नीचे एलोपैथी भी है, आयुर्वेदा भी है, सिद्धा भी है, योगा भी है, यूनानी भी है। किसी को पता चला हाउ दिस पॉलिसी इज देयर? ये कोई छोटी घटना है। एक हेल्थ सेंटर में आपको योगा भी मिल रहा है, एक हेल्थ सेंटर में आपको इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर भी मिल रहा है। ये कभी हुआ था? ये तो ऐसा था कि एक जगह पर बात बकरी पानी पीने बैठे, इस प्रकार की बात मानी जाती थी। एलोपैथी और आयुर्वेद एक जगह आ जाए ये नामुमकिन था, लेकिन होलिस्टिक हेल्थ कवरेज, तो इतनी बड़ी पॉलिसी आई। उसी तरीके से अगर मैं दूसरा उदाहरण आपको देना चाहूंगा तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये एजुकेशन की पॉलिसी में आपने इस देश में देखा है, वंदे मातरम पर झगड़ा हुआ है, एजुकेशन मिनिस्टर ने झगड़ा किया है। लेकिन आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज यूनानिमसली एक्सेप्टेड बाय एवरीबडी, वन एंड ऑल, इन 2020। दिस इज पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस। ये एग्जांपल है गुड गवर्नेंस का। इतनी बड़ी चेंज, इतने, आपको मालूम है एजुकेशन में वैचारिक पृष्ठभूमि पर को लोगों का कितना विरोधाभास और कितने अपने अपने बातों के साथ जुड़े रहना आप सब लोगों ने देखा है। यहाँ हमारे युवा साथी बैठे हैं, कोई जो जेएनयू से आता होगा उसका शेड कुछ और है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का शेड कुछ और है, किसी और का यूनिवर्सिटी का शेड और है, किसी प्रोफेसर का शेड कुछ और है, ये सब आप जानते हैं। लेकिन सबको एक जगह पर लाना, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में हुआ, विथ ऑल conferences, with all discussions, on all subjects, on all minute details discussion होकर के हुआ। ये एक गुड गवर्नेंस का एक हम लोगों ने उसका भी रूप देखा और उसको भी हम लोगों ने समझा है। एक मैं और उदाहरण देना चाहूँगा, आप सबके ध्यान में नहीं आया होगा। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था, तो उन्होंने हमको डिजिटलाइजेशन समझाने का प्रयास किया कि हम डिजिटल से ये करेंगे, हम डिजिटल से वो करेंगे, डिजिटल से ये करेंगे, वो करेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा हमारे यहाँ भी अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी वी हैव स्टार्टेड आयुष्मान भारत। ही सेड व्हाट इज दिस आयुष्मान भारत? आई सेड इट इज 10 crore 74 lakh families, which comes to approximately 52 to 55 crore people who have got a health cover of 5,500,000 rupees per year, and the number is 50 crore. So जब मैंने उनको 50 करोड़ की बात की, जो which was in millions, उनको जब मैंने इस बात को बताया तो उन्होंने कहा oh my God। मैंने कहा yes, God is there, it exists, we have done it in India। इतने और डिजिटलाइज्ड है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, गुड गवर्नेंस का नमूना, मैं अपनी बात कहूँ अच्छा नहीं लगता, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको हम लोगों को टारगेट दिया था और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर टुक एटलीस्ट 20 पर्सनल मीटिंग्स to monitor how this program is coming up, and in 9 months we gave this आयुष्मान भारत। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख का हेल्थ कवर प्रति वर्ष डिजिटलाइज देने का काम किया, तो हमारे भारत में गुड गवर्नेंस ने किया। और उसका आप तरीका देखिए, मोदी जी की चिट्ठी जाएगी कि आप आयुष्मान भारत के फैसिलिटी होल्डर हैं, उसमें QR कार्ड होगा, उस QR कार्ड को आप हॉस्पिटल को दिखाओगे, हॉस्पिटल वाला आपको परमिट करेगा कि आपका अंगूठा वो उसमें मशीन में डालेगा, और यू विल बी नाउ अ गोल्डन कार्ड होल्डर, एंड नाउ द गोल्डन कार्ड होल्डर, द होल फैमिली का नाम आ जाएगा कि तुम्हारी पत्नी का नाम ये है, तुम्हारे बेटे का नाम ये है, तुम्हारी बेटी का नाम ये है, तुम्हारे इतने होल्डर्स हैं, और इनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाता है। नाउ इफ यू गो टू एनी आयुष्मान भारत हॉस्पिटल, ओनली व्हाट यू हैव टू डू कि मशीन में आपको वो थंब लगाना है, एंड दे विल टेल यू दैट आउट ऑफ 5 लाख this year you have taken out 20,000 rupees, now 4,80,000 is for you this year for the health cover which you can use।
ये फैसिलिटी आज ये गुड गवर्नेंस का मंत्र है। एंड इट इज कैशलेस। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक छत्तीसगढ़ का एक लेबरर अगर मुंबई में काम कर रहा है, तमिलनाडु में कहीं काम कर रहा है और वो वेल्लोर के हॉस्पिटल में जाता है, तो पैसा दिल्ली से छत्तीसगढ़ नहीं जाएगा, सीधे वेल्लोर हॉस्पिटल जाएगा और वहां पर उसको मिल जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं बात करूं आपसे ट्रांसपेरेंसी की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की दृष्टि से, किसी को पता चला इस देश में कोरोना लगा 25 करोड़ बहनों को 500 रुपए 3 महीने के लिए उनके अकाउंट में सीधा सीधा चला गया। और पहले लोग हमारे ऊपर हंसते थे, ये जनधन 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 खाता खुलवा रहे, काहे को खुलवा रहे, इनको कुछ समझ में नहीं आया। अब आपने कभी जन का धन समझा ही नहीं, सब अपना ही धन समझा, तो आप कहां समझोगे? आपको कहां पता चलेगा कि जन का धन भी होता है। तो वो 25 करोड़ बहनों को 500 रुपीज पर मंथ ड्यूरिंग कोरोना काल, जब तक लॉकडाउन लगा तब तक वो पहुंचाया गया। आज 80 करोड़ पीपल आर गेटिंग 5 किलो व्हीट और 5 किलो राइस एंड 1 किलो पल्सेस। और सब चीजें डिजिटली मैनेज हो रही हैं। करप्शन फ्री इसको करने का प्रयास हुआ है, लीकेजेस को रोका गया है। और इसी तरीके से अभी, अब कहना नहीं चाहिए लेकिन आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, मेरे गांव में बिना मेरे कहे हुए आशा वर्कर आकर के मेरे घर में मेरा कार्ड दे गई कि ये आपका आभा अकाउंट है, ये आप रखिए। आपको यही देश मालूम है कि एक लाइसेंस लेने के लिए पसीने बहाने पड़ते थे, आज होम डिलीवरी हो रही है, आज घर पर आपको डिलीवरी हो रही है। दीज आर समथिंग विच वी हैव टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। उसी तरीके से आप किसके लिए काम कर रहे हो? जब हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उज्ज्वला कास्टलेस। उज्ज्वला सिर्फ इस बात को देखती है कि आप पात्र हैं कि नहीं हैं, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म के हों। उजाला, एलईडी बल्ब्स, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में आपको जानकर के आश्चर्य होगा, बाय प्रोफेशन लोग हैं इसमें। रेडी वाला, फेड़ी वाला है, रिक्शा वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, लिफ्ट मैन, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, बार्बर, शू मेकर, बाय प्रोफेशन दे आर द स्टेक होल्डर्स, ये बेनिफिशियरीज हैं। इसको हमको समझना चाहिए। तो इस तरीके से हम जितने भी स्कीम्स को उठा करके देखें, जल जीवन मिशन, अब ये पीपल सेंट्रिक का बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं ये आपको इसलिए सारी बातें कहता हूँ क्योंकि आप सब लोग में से कम लोग गांव से आते होंगे। यहाँ झाजी बैठे हैं, हमारे गांव की तरफ गए हैं, इनको मालूम है कि एक पहाड़ पर चढ़ जाओ तो फिर दूसरे दिन ही उतरने की बात सोचना, क्योंकि वहाँ से एक ही दिन में आ जाना ये संभव नहीं है। वहाँ पानी पहुँचाना, आप मतलब समझिए कि क्या होता होगा। जब बहनें 3-3 किलोमीटर नीचे पहाड़ से उतरकर पानी लेती होंगी और फिर 3 किलोमीटर चढ़ती होंगी, तो उनके दिन के कितने आवर्स जाते होंगे। और आज हमारा प्रदेश 100% जल जीवन मिशन में कवर हो गया। ये अंतर, लाइफ कैसे इजी होती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव की जाती है, ये इन सब चीज़ों से दिखता है। बाकी आप सबको इंफ्रास्ट्रक्चर दिख ही रहा है, हाईवेज, मेट्रोज, अंडरवेज और वाटरवेज। तो कनेक्टिविटी की बात ले लीजिए, आप मोबिलिटी की बात ले लीजिए, आप 5G की बात ले लीजिए, आप UPI की बात ले लीजिए। और UPI के साथ साथ अगर देखिए तो वर्ल्ड्स ट्रांजैक्शन 40% ट्रांजैक्शन इंडिया में हो रहा है। और ये वो देश है जहां 2 लाख पंचायतों से ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर बिक चुकी है। ये वो देश है जहां 18,000 गाँव में आज बिजली नहीं थी, वहां 18,000 गाँव में तो बिजली पहुंची ही। 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इंडिविजुअल इलेक्ट्रिसिटी उनके घर तक पहुंचाई गई है। ये फ़र्क आया है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी, कनेक्टिविटी में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सब चीज़ों का लाभ एक आम व्यक्ति को मिल रहा है, जिसके कारण अब यहाँ हमारे बहुत से लोग उत्तर प्रदेश से होंगे। आप याद कीजिए 10 साल पहले बुलंदशहर जाने का मतलब गया, आधा दिन गया। मेरठ जाने का मतलब दिन गया। आज तो लोग बोलते हैं बस सवेरे चलेंगे और 11 बजे आपके पास पहुँच जाएंगे, बस हाईवे पकड़ना है और उसके बाद तो हम आपके पास हैं।
ये फर्क, और ये सबके लिए करना है, ट्रांसपेरेंसी के साथ करना, ये गुड गवर्नेंस का एक मॉडल है जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं दो ही बातें कहूँगा कि आज हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही ईमानदारी के साथ और रेगुलरली इम्प्रूवमेंट करते हुए गुड गवर्नेंस के जो बेसिक्स हैं उसको आम आदमियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और हमारी जो स्टेट की गवर्नेंस है और स्टेट के हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बहुत बखूबी इसको नीचे तक उतारने का प्रयास किया है और उसको पूरी ताकत से उन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जन आंदोलन बनाने का विषय जहां तक आता है उसमें आप सब स्टेक होल्डर्स का बहुत बड़ा सहयोग चाहिए, क्योंकि हम प्रशासन में रहते हैं, हमें मालूम है कि हमें दिन रात लोग मिल कर के समझाते हैं कि बस एक डिस्क्रिप्शन लगा दो बाकी, और शब्दावली भी क्या बोलते हैं, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता, हुक्म तो कीजिए, फोन तो कीजिए। उनको मालूम नहीं है कि यह फोन कितना नासूर बनता है और गुड गवर्नेंस के लिए कितना विरोधी होता है, इस बात को भी समझना चाहिए। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इसको जन आंदोलन बनाइए। बहुत तेज़ी से देश आगे बढ़ रहा है, उसमें आप सब सहयोग कीजिए। मैं फिर से रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी के सभी आयोजकों को, जयंत कुलकर्णी जी को, हमारे विनय सहस्त्रबुद्धे जी को, वी सतीश जी को और हमारे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रयास को आगे बढ़ाया है। आप सब लोग मिलकर के इसमें काम में जुटिए। हमारे मंत्री आपको 2 दिन में आप सब मंथन करेंगे और इसको जन आंदोलन की तरह आगे बढ़ाने में अपना योगदान करेंगे। आपने हमारी बात गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए शांति से सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।